पत्थर जो है उससे भी डस्ट बन रहा है। क्योंकि ये माइन 100 साल पहले आग लगी हुई है। खाली देखिए देखिए, चलिए सामने चलिए। चला रहे हैं लाल बाबू सिंह, वो तो पूरा झरिया धनबाद को कब्जा करके रखे हैं कि माइंस उन्हीं को मिलना चाहिए। औरा का इतिहास है कि 100 साल पहले आग लगी हुई है, इतना पुराना आग है। तो चल के जो छाई हुआ है ना, उस छाई से जो उड़ता है तो उससे यहाँ का लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। ये बोल्डर यहाँ घरों तक आ जाते हैं। 2 हफ्ता हो गया ये बोल्डर गिरे। 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया ये। विजय इधर दिखाना। ये गाड़ी अभी हम लेकर आए थे, गाड़ी से यहाँ तक आए हैं, जहाज स्टार्ट के पास तक। ये देख सकते हैं आप। अभी हमको यहाँ रुके 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है। पर यहाँ लोग कई साल से रह रहे हैं। 2 किलो 3 किलो डस्ट खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। मेरा माँ मर गया, पिताजी मर गया, हम भी जाने वाले हैं। जब पत्थर रात में गिरता है, आवाज़ होती है बहुत तेज की, तो डर लगता है। कितनी बातें हम धनबाद के बारे में, धनबाद जो ज़िला है, इसकी विधानसभा सीट झरिया के बारे में, झरिया की कोयला खदानों के बारे में, कोयले के मज़दूरों के बारे में और कोयले की राजनीति के बारे में, कोयले की यूनियन के बारे में लगातार सुनते आए हैं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा झारखंड आई, धनबाद पहुंची, धनबाद से हम पहुंचे झरिया और रात के समय, इस समय हम झरिया की एक कोयला खदान के पास हैं। जहाज टाड़ नाम की ये जगह है जहाँ पर ये कोयला खदान है। तमाम जगहों से जहाँ से कोयले का खनन किया गया है, आप देख सकते हैं ये आग है, आग। ये कोई लाइट नहीं है, ये कोई दूसरे साधन प्रकाश के नहीं है, कोयले की खदानों में लगी हुई ये आग है। आप लोग यहीं, मतलब यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ ड्यूटी है। क्या करते हैं आप, क्या ड्यूटी है आपकी? आप माइंस में हैं। थोड़ा हमें बताइए कि माइंस में कैसे काम होता है, आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें। आसान तो काम नहीं है, काम कठिन है। काम कठिन है, आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से कोयला निकलता है, चारों तरफ से आग लगी हुई है और ये आग बहुत पहले से लगी हुई है। लगभग ये आग 100 साल लगभग, हाँ 100 साल पुरानी आग है। इसी आग के बीच में हम इस कोयला को खनन कर रहे हैं ताकि ये राष्ट्रीय संपत्ति हमारी बचे और देश को ऊर्जा दे पाए। हादसे हो जाते होंगे? हाँ, हादसे होते हैं, हादसे भी होते हैं। आप कब से हैं यहाँ पर? हमको तो करीब 1.5 साल, पौने 2 साल यहाँ हुआ है। हम पहले पर्वतपुर में थे आपका भौरे में थे, लेकिन कुछ कारण से वहाँ और आपका पर्वतपुर में हैंड ओवर लिए थे, तो हम लोग वहाँ थे 2-2.5 साल। कहाँ पड़ता है पर्वतपुर? पर्वतपुर पड़ता है, तलगड़िया में पड़ता है। तरफ है वो अभी प्राइवेट कंपनी ले लिया है, दूसरा कंपनी ले लिया। तो अभी हमको यहीं मिला है ड्यूटी। तो हम अभी, हमारा चार्ज है वो भी डम जो पलटी होता है ना, उसी में रहते हैं। सांस लेने में समस्या रहती है। हाँ, सांस लेने में तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण का। अभी प्रदूषण का समस्या ये है कि बढ़िया से कोल डस्ट का सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
कोल और डस्ट का सेपरेशन मतलब बिल्कुल नहीं, मैंने जो डस्ट है ये डस्ट कोयला से भी बन रहा है और पत्थर जो है उससे भी डस्ट बन रहा है। क्योंकि ये माइन 100 साल पहले आग लगी हुई है, तो जो जल के राख हो गया है वो राख उड़ता है। इस माइन में 100 साल से आग लगी है। जी हाँ, जी हाँ। बहोरा का इतिहास है कि 100 साल पहले आग लगी हुई है, इतना पुराना आग है। तो जल के जो छाई हुआ है ना, उस छाई से जो उड़ता है तो उससे यहाँ का लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। दादा आप यहीं रहते हैं? हमको तो जिंदगी ख़त्म हो गया है, बाप दादा से है, आज से नहीं। मेरा माँ मर गया, पिताजी मर गया, हम भी जाने वाले हैं, परिवार भी यहीं है, जाने वाला है। कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गया। हमको 75 हो गया उम्र, हमको देख रहे ना, 75 हो गया। हम भी जाने वाला है, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। लेकिन आज जो समस्या घटा है, जो घट रहा है कि हम लोग का मैंने जीने मरने से भी बेकार हो गया। वैसे सामने मत जाइए, नहीं तो आप भी भूत हो जाइएगा। हाँ, खाली देखिए, देखिए, देखिए। इस धूल के बीच आप लोग रह रहे हैं? इसको बीच में हम लोग हैं। पानी की समस्या बहुत एकदम गंभीर है, काहे कि पानी यहाँ है ही नहीं। दमुदर का पानी, यही पानी जाता है, डस्ट वाला, डस्ट के पानी गिरता है। आप लोग ने कहाँ पर पानी रख रखा है? आप लोग ने पानी कहाँ पे रख रखा है? देखता है, दिखाइए जरा। अब पानी जिसमें स्टोरेज करते वो चेक कर लीजिए, वो डस्ट से पूरा भरी होगी। पानी जो है पूरा पॉल्यूटेड है हम लोग का। पानी जो है ये जो जितना रॉ मटेरियल से ये लोग का डस्ट है सब जाके नदी में जाती है, और ये लोग डंपिंग भी जो करती है नदी तक पूरा एकदम सटा दिए हैं। वहाँ डंप जो है जितना डस्ट है सारा नदी में जाती है। तो उसमें दामोदर नदी? हाँ, दामोदर नदी में। वो भी हम लोग का पीते थे, अब तो पीने का भी लायक वो नहीं है। अब खरीदना पड़ता है पानी, तब जाके पीना पड़ता है। लेकिन इन लोग का तो जिंदगी है, बच्चा लोग का वो खत्म हो गया। ये लोग एक अनलीगल माइनिंग जो होता है ना, लीगल तरीके से माइनिंग भी नहीं करते हैं। या फिर आप जो कोड़ते हैं कोयला निकालने के लिए, उसका आप पहले मतलब ड्रिल करते हैं। आप पहले वाटर से ये कीजिए, उसके बाद जैसे कि डस्ट न आए, अपना पानी देते हो ना कुछ देते हो। अनलीगल टाइप का कोड है, ब्लास्टिंग भी अनलीगल, जैसा जब मन तब कर दिया। वो इन लोग का कोई टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं है, जब मन किया तब डस्ट कर दे। ज़्यादा कुछ बोलने जाओगे ऊपर से आप लोग का दबाव दिया जाएगा। 2 किलो 3 किलो डस्ट खाएंगे तो जिंदा रहेंगे? देखिए इधर डंपिंग, देखिए घर, देखिए यहाँ तक आ गया है, नीचे तक इधर हुआ। उसके बाद और उधर दिखाएंगे, आके देखिए इधर भी। आपको पता है कि यहाँ क्या होता है? घर के पास ये जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है पता है? पत्थर गिरता है। पत्थर गिरता है? कहाँ पे गिरता है पत्थर? वहाँ सामने। कब गिरता है? रात होता तभी गिरता है। रात दिन बराबर। रात तो जब पत्थर रात में गिरता है आवाज़ होती है बहुत तेज की, तो डर लगता है? हाँ, डर लगता है। तो मम्मी पापा क्या बताते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे? आप पूछते होगे ना कि ये क्या हुआ, आवाज़ कहाँ से आई? तो मम्मी क्या समझाती हैं? पहाड़ से आ रहा। आप कौन सी क्लास में हो? 5। आपको क्या पता चलता है कि यहाँ आसपास क्या हो रहा है? कोई डांस उड़ता।
क्या उड़ता है? डास डस्ट उड़ता है। कहाँ से उड़ता है डस्ट? ऊपर से जब डम करता और यहाँ क्या डंप होता है? वही पत्थर उत्थर और धूला। कोयला भी निकाला जाता है ना यहाँ से? हाँ और जो आग लगी है सामने पहाड़ों पे, वो किस चीज़ की है? वो ऐसे कोयला खातिर खोड़ा, इसलिए ये खदान हो गया। खाना भी खाते हैं तो उसी में गंदा घुस जाता है, क्या करेंगे। कल हम लोग बोलने गए कि देखिए आप डैम बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग को किसको बोलने गए? यहाँ का जो मालिक है, तो मालिक नहीं आया था, इंचार्ज था पांडे सर, तो उनको बोले तो वो बोला कि देखिए मैडम हम लोग भी सुदामडी में रहते हैं, हम लोग भी डास्ट खाते हैं। तो हम बोले सर अगर आप लोग को तबीयत ख़राब होता है बच्चा को तो आपका नौकरी है, आप इलाज करा सकते हैं। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो दवाई लिख के देगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो बोला हाँ मैडम ये तो आप ठीक बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है कल सर्वे करने आएंगे यहाँ पर, आप लोग को पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। नहीं आया आज। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आप लोग के घर में काम क्या होता है? हम लोग को ठेकेदारी काम है, आज कर रहा है तो कल नहीं, मिलता है तो काम करता है, नहीं तो घर में बैठे हुए रहते हैं। अभी जैसे खदान बंद हो गया तो सब घर में बैठे हुए हैं। कोई ट्रैक्टर में करता है, ट्रैक्टर भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जैसे नदी में बाढ़ आ जाता है तो कहाँ से काम करेगा वो लोग। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ जो आप लोग ने मैनेजरों से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराएंगे। हाँ। क्या पहले भी ऐसे सर्वे कभी यहाँ हुए हैं? बोला एक बार हुआ, बहुत दिन पहले, बहुत बार पहले, मतलब ये प्रोजेक्ट जब कर रहा था तब हुआ। क्या आप लोग को जानकारी मिली कि उस सर्वे में क्या बात निकली? फिर उस सर्वे का आगे हुआ क्या? सर्वे के आगे वो लोग बोला था कि ठीक है आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, तो हम लोग बोले ठीक है खाली करते हैं। हम लोग जाके क्या किए, यहाँ से रिवर से जो है नदी किनारे, वहाँ हम लोग जाके घर बनाए तो बोले अब लाइन दीजिए, तो लाइन हम लोग को नहीं दिया। वो भी पैसा वैसा नहीं दिया था, हम लोग अपने से ईटा पत्थर ले जाके बनाए थे। वहाँ पैसा भी हम लोग को 70-80 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, मगर मुआवजा वो तो मिलवे नहीं किया। लाइन नहीं मिला, जब तोड़ ताड़ के देखे यहाँ, जब नहीं डंप किया तो फिर यही घर बना के फिर से रहने लगे। इसलिए वहाँ पर लाइन बाती नहीं ना दिया था सर, इसलिए हम लोग फिर यहीं पर आ गए, यहीं पर रह रहे हैं। ना पैसा दिया ना और कुछ दिया था। तो अगर आप लोग को विस्थापित यहाँ से किया जाता है तो क्या उसमें आप लोगों को समस्या है? कुछ नहीं, जैसे हम लोग को रोजी रोटी यहाँ पर था, अभी मान लीजिए हम लोग को अगर विस्थापित करता तो हम लोग अपने से तो घर नहीं बना सकते। एक बार पैसा लगा चुके हैं, वो कर्जा अभी तक हम लोग नहीं चुका पाए हैं, और अभी हम लोग कमाएंगे कि खाएंगे ना घर बनाएंगे, हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग खाने वाला आदमी है। चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ से ना हटाए हम लोग। लेकिन अगर यहाँ से, मैं आप लोग से यहाँ के आसपास की चीज़ें समझना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ से, आप लोग को हटा के दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा तो इतने बड़े जब सिस्टम में कोयला खदान चल रही है, उसका कोई तत्कालिक समाधान तो जल्दी संभव नहीं है। नहीं। तो स्थिति जैसी है वैसी बनी रहेगी। तो असल में आप लोग क्या चाहते हैं? जब स्थापित होने में आप लोग थोड़ा सा संशय है आप लोग को, यहाँ का समाधान निकलना बहुत जल्दी अभी तो मुमकिन दिख नहीं रहा, तो करें क्या? तो अब मरेंगे यहीं पर, क्या करेंगे? डंप करेगा, डंप करे, डस्ट फेंकेगा, अब उनका मर्जी है, हम लोग को तो चलता नहीं है। अब BCCL का प्रबंधक भी तो वही है, प्रबंधक इनको दिया है तब तो वो अपना काम चला रहा है। ये तो देव प्रभा का नहीं है, देव प्रभा तो आके अपना काम कर रहा है। अब देव प्रभा कौन? देव प्रभा इंडस्ट्रीज जो ये है, LV सिंह का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये तो BCCL का जगह है, लेकिन वो प्रोजेक्ट चला रहा है। बोल्डर देखिए वहाँ पर, देखिए कितना बड़ा है। अगर वहाँ पर गड्ढा नहीं होता तो आके मार देता है ये रूम को। देखिए कहाँ है बोल्डर, हटिए ज़रा देखें। कब ये 2 हफ्ता हो गया ये बोल्डर गिरे? 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। विजय इधर दिखाना। ये गाड़ी अभी हम लेकर आए थे, गाड़ी से यहाँ तक आए हैं, जहाज स्टार्ट के पास तक। ये देख सकते हैं आप। अभी हमको यहाँ रुके 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है, और यहाँ लोग कई साल से रह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हालात है। देखिए यहाँ का जो ओपन कास्ट, जब मतलब इससे पहले जो बोल रहे हैं, जब 89 को शायद
मेरे ख्याल से केसीटी कंपनी उससे पहले भी चली थी, लेकिन उस टाइम उतना माइनिंग हुआ नहीं था यहाँ पे झरिया में। उस टाइम खदानें चलती थी, अंडरग्राउंड माइंस। उसके बाद जो जैसे बीजेपी की सरकार आई 2014 के समथिंग, तो मुझे लगता है उसके बाद ही ओपन कास्ट शुरू हो गया, मतलब झरिया क्षेत्र में। उसके बाद धीरे धीरे मतलब इस तरह से गुंडाई होने लगा, माइंस में मतलब बम गोली चलाने लगे लोग। रैयत को जो जिनका ज़मीन है उनको मुआवजा नहीं देने लगे वो लोग। मांगने जाते तो डायरेक्ट गोली चला देते हैं, मांगने जाओ तो डायरेक्ट बम फेंक देते हैं। तो रैयत क्या करे, यहाँ का विस्थापित कहाँ जाए। तो जितना जो धीरे धीरे बढ़ते गया साल, इनके गुंडाई और भी बढ़ते गया। मतलब झरिया का अभी स्थिति ये है कि यहाँ के माफिया इतने हावी हो गए, माइंस माफिया जो यहाँ के चला रहे हैं लाल बाबू सिंह, वो तो पूरा झरिया धनबाद को कब्जा करके रखे हैं कि माइंस उन्हीं को मिलना चाहिए। कोई अगर यहाँ से लेते हैं तो उनको मतलब धमकाया जाता है, डराया जाता है, अदर कोई घुसने नहीं देता है। ये चाहते हैं कि मेरा ही कब्जा में रहे। संजीव सिंह जो थे, हम लोग उस टाइम 2014 के टाइम हम लोग बहुत समर्थन किए थे उनको। एक मंथ हो के हम लोग वोट भी दिए थे। वो बहुत सारा वादा किए थे कि गांव-गांव में हम पानी की समस्या को दूर करेंगे, महिलाओं जो डेगची लेके जाती है उनको नहीं ढोना पड़ेगा, घर तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन वो तो फिर पूरा झरिया जानता है कि हाल क्या रहा उसके बाद, तो सभी जानते हैं। संजीव सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 2014 में जीते थे। बाद में उन्होंने उस वक्त अपने चचेरे भाई नीरज सिंह को हराया था। बाद में 2019 के चुनाव से पहले नीरज सिंह की हत्या हो गई थी, उसका आरोप संजीव सिंह पर आया। इसके बाद संजीव सिंह जेल चले गए। दोनों की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से लड़ रही हैं, जो अभी 2019 में जीतकर इस सीट से वर्तमान विधायक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है रागनी सिंह को, जो संजीव सिंह की पत्नी है। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वो सहम के लिपट गई मुझसे, सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा देख रही हो इसे, यहीं थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। जसिंता केरकट्टा की लिखी हुई कविता है। आदिवासियों की पहचान के लिए, संघर्ष के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार वो लिखती रही हैं। झरिया के कोल माइंस में लगी जिन आग का हम लगातार खबरों में जिक्र सुनते आए हैं, यही वो आग है। ये झरिया कोल माइंस है, लंबा इलाका, बड़ा इलाका है। ऐसी आग कई जगह लगी हुई है। ये तो कम आग है, यहाँ तक हम आ पाए हैं। कई जगह इस स्तर तक आग लगी है कि आप उसके आसपास जा नहीं सकते। वो दहक रही है आग, लपटें उठ रही हैं, आँच भी है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो धुआं उठ रहा है, जो धूल उठ रही है, वो भी है। आप उसके पास नहीं जा सकते। ऐसी छोटी छोटी तमाम आग आसपास लगी हुई है। जहाँ तक हम जा सकते थे, यहाँ तक आँच आ रही है। जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक पहुँचे हैं। कोल माइंस की ये आग कोई आज की बात नहीं है। यहाँ गांव वालों से भी आपने सुना, हम भी बता रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं ये आग दशकों से लगी है, दशकों से। तमाम कोल माइंस ऐसी, हम सिर्फ झरिया कोल माइन की बात नहीं कर रहे, तमाम कोल माइंस ऐसी हैं जहाँ पर आग 1920 के करीब से 1916 के आसपास से लगी हुई है। और नंबर्स सिर्फ ये नहीं है, कोल माइंस से जुड़े तमाम नंबर्स हैं जो अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से भी सामने आते हैं। कुछ रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि देश में करीब 100 स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा लैंड है जहाँ पर खदानों में आग लगी हुई है। उन्नीस 1916 में पहली बार किसी खदान में आग लगने की घटना को रिकॉर्ड के तौर पर पाया गया था। तब से अगर सिर्फ 1916 से ही जोड़ें तब भी 100 साल से ऊपर हो गया है अलग अलग कोयला खदानों में इस तरह की आग को पनपते हुए। तमाम आंकड़े हैं, इसके अलावा भी एक एक करके तमाम आंकड़े हमें अलग अलग रिपोर्ट से देखने में, सुनने में आते हैं। कितना कोयला इस आग में बर्बाद हो जाता है। इस आग की वजह से बस्तियों का तो जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ से जो धुआं उठ रहा है वो स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है। 37 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला भी इसमें बर्बाद हो जाता है। मिलियन के मिलियन टन कोयला इसमें बर्बाद होता है।
यहाँ भी जो आग जल रही है इसमें कोयला ही जल रहा है। ये कोयला ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोयला जल रहा है और कोयले के साथ चपेट में हैं आसपास की तमाम बस्तियाँ। लल्लन टॉप इस समय झरिया कोल माइन में मौजूद है। विजय के साथ हम जहाँ तक सुरक्षित तरीके से आ सकते थे वहाँ तक आए हैं।